आज अपन सिद्धांत की चर्चा करेंगे वो रहेगा गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में सबसे पहले एक वर्ड की बात करते हैं और वो शब्द है आपके लिए गेस्टाल्ट। कौन सा? गेस्टाल्ट। पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है, तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मनी भाषा का है। किस भाषा का? जर्मनी भाषा का है। और इस शब्द का जो अर्थ है वो होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। पूर्णाकार या समग्र आकृति। किस शब्द की बात कर रहे हैं अपन? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मनी भाषा का। इसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार या फिर समग्र आकृति। और गेस्टाल्टवाद का जो जन्म हुआ, अगर आपसे ये पूछता है कि गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ हुआ, भाई गेस्टाल्टवाद को देने वाले ही जर्मनी के हैं, इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति ही जर्मनी के हैं, तो इसका जन्म भी कहाँ हुआ होगा? जर्मनी में हुआ होगा। तो गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। फिर इस गेस्टाल्टवाद को मानने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? कौन कौन व्यक्ति हैं जो गेस्टाल्टवाद को मानते हैं? एक है मैक्सवेल वर्दीमर, कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर, कोफका और कूट लेविन। कूट लेविन जर्मनी से बिलोंग करते हैं, पर इनका जो कार्य क्षेत्र था आगे चल के वो कार्य क्षेत्र कहाँ चला जाता है? अमेरिका। बाद में अमेरिका चले गए, अमेरिका में शादी वादी की, बाल बच्चे वहीं के थे, है ना। तो मैक्सवेल वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कूट लेविन, ये चारों व्यक्ति कहाँ से हैं? जर्मनी से है। तो अगर आपको पूछे कि गेस्टाल्टवादी निम्न में से नहीं है, तो आप याद रखिए कि चार व्यक्ति गेस्टाल्टवाद को मानते हैं: मैक्सवेल वर्दीमर, कोहलर, कोफका और कूट लेविन। परंतु इनमें प्रमुख जो गेस्टाल्टवादी है, प्रमुख है गेस्टाल्टवादी, वो कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। इसमें प्रमुख की बात पूछ ले कि प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है, तो आपका उत्तर होगा कोहलर। क्या होगा? कोहलर। आपने पढ़ा कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का, तो आपने कहा जर्मनी। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है, मेरा साथ दीजिए, आप लोग शांत नहीं रह सकते, और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। करवा है भाई, क्या है? करवा। थोड़ा सा आपके साथ प्रेम से ही पेश आएंगे घर वाले। क्यों भाई जवाना, है कि नहीं? आप भी थोड़ा जोश में आओ। तो गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मनी भाषा का। इसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार है या फिर समग्र आकृति। गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। गेस्टाल्टवाद को मानने वाले व्यक्ति कहाँ से हैं? जर्मनी से। इसीलिए इसका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। व्यक्ति कितने हैं? चार: वर्दीमर, कोहलर, कोफका, लेविन, या फिर कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन। अब प्रमुख अगर बात पूछ ले कि प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है, तो आपका जवाब होगा कोहलर। कौन है? कोहलर। अब देखो गेस्टाल्ट शब्द का, इस गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक आई कोहलर की। किसकी? कोहलर की। तो कोहलर ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गेस्टाल्ट शब्द का, ओनली वर्ड की बात कर रहे हैं, गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो कोहलर ने किया, पर गेस्टाल्टवाद के ऊपर जो सिद्धांत दिया वो मैक्सवेल वर्दीमर ने दिया। याद रखिए, सिद्धांत दिया है वर्दीमर ने, और इस शब्द का प्रयोग किया है कोहलर ने, और इस सिद्धांत के ऊपर जो प्रयोग किया है वो भी कोहलर ने। वो भी किसने किया है? कोहलर ने। तो कोहलर पे 3 अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। प्रमुख गेस्टाल्टवादी है, प्रमुख है गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट शब्द पर प्रयोग, गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला वोल्फगैंग कोहलर, और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के ऊपर प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति भी कोहलर है, जो जर्मनी के निवासी हैं। इनकी बुक कौन सी है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, 1925 में प्रकाशित हुई। अब थोड़ा सा अपन ये जान लेते हैं कि गेस्टाल्ट शब्द या गेस्टाल्ट संप्रदाय अस्तित्व में कब आया? 1920। कहां से? जर्मनी। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय कहां हुआ? जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 1920। गेस्टाल्ट सिद्धांत कब दिया गया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत 1925। गेस्टाल्टवाद के ऊपर सिद्धांत किसने दिया है? मैक्सवेल वर्दीमर ने। कब दिया? 1925। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल वर्दीमर ने। कब दिया? 1925 में दिया। इसके बाद प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन?
वोल्फगेज कोहलर है, वोल्फगेज कोहलर। गेस्टाल्ट शब्द का, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक जो है, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कोहलर नहीं है। गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत मैक्सवेल वर्दीमर ने दिया। तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन हुए? मैक्सवेल वर्दीमर हुए। गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्सवेल वर्दीमर ने दिया। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मैक्सवेल है, वर्दीमर है। गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कोहलर ने किया। गेस्टाल्टवाद के ऊपर प्रयोग किसने किया? तो कोहलर ने किया। प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है? कोहलर है। कौन है? कोहलर। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात आती है, कुछ गेस्टाल्टवाद का इतिहास जान लेते हैं। क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है गेस्टाल्टवाद की? 1912 के अंदर, 1912 में मैक्सवेल वर्दीमर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1912 में। 1912 में मैक्सवेल वर्दीमर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया और इसी से गेस्टाल्ट विचारधारा का उदय हुआ। गेस्टाल्ट विचारधारा के उदय के कहा हुआ? जर्मनी में हुआ। इसके समर्थक कौन, प्रवर्तक कौन है? विचारधारा देने वाले भी कौन है? मैक्सवेल है, वर्दीमर। अब इसके बाद 1920 में गेस्टाल्ट संप्रदाय अस्तित्व में आया। तो कहां से आया था? जर्मनी में आया। इसके बाद कुर्ट लेविन, कुर्ट कोफका की बात आती है। कुर्ट कोफका 1924 में पुस्तक प्रकाशित करते हैं, द ग्रोथ ऑफ द माइंड, द ग्रोथ ऑफ द माइंड। इस पुस्तक का प्रकाशन किया। 1925 में कोहलर ने एक पुस्तक प्रकाशित की, द मेंटलिटी ऑफ ए एप, द मेंटलिटी ऑफ ए एप्स, बंदर की बात कर रहे हैं, या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसी पुस्तक का नाम क्या है? दूसरा गेस्टाल्ट है साइकोलॉजी। और इसी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर उसने प्रयोग रखा। वो चिंपांजी वाला प्रयोग किसमें है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, द मेंटलिटी ऑफ ए एप्स। इसी बुक में वो इनका जो प्रयोग किया था, चिंपांजी नामक एक है, सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया, वो इसी बुक में है। अब देखो कोहलर इस अपने गेस्टाल्टवाद में प्रयोग किए। गेस्टाल्टवाद पे प्रयोग कौन करता है? तो आपका जवाब होगा गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग किसने किया? गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग कोहलर ने किया। गेस्टाल्टवाद पे प्रयोग किसने किया? कोहलर ने किया। प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है? कोहलर है। परंतु गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक मैक्सवेल वर्दीमर, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रवर्तक मैक्सवेल वर्दीमर, सूझ या अंतर्दर्शी का सिद्धांत के प्रवर्तक है मैक्सवेल वर्दीमर। कोहलर है, नहीं करेंगे। जब तक प्रयोग का नाम नहीं आए, शब्द का नाम नहीं आए या प्रमुख गेस्टाल्टवादी के नाम नहीं आए, तब तक कोहलर है, नहीं करेंगे। हर प्रश्न का उत्तर उससे पहले क्या होगा? मैक्सवेल वर्दीमर। इसके बाद कोहलर ने प्रयोग में बताया कि कुछ प्राणी तो देख करके या सुन करके या करके सीख लेते हैं, पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो देखकर नहीं किए जा सकते, जो सुनकर नहीं किए जा सकते, जिनको आसानी से नहीं किया जा सकता। वो कार्य उसमें अंतर्दृष्टि काम में लानी पड़ती है, यानी तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियों को काम में लेना पड़ता है। जैसा कि कुछ बातें हैं, समाज के अनेक लोग कुछ कार्य को देखकर सीख लेते हैं। देखते हैं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम देखकर सीख लेते हैं। समाज में जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। हमें समाज के अंदर नैतिकता देखी तो हमें धीरे धीरे वो नैतिकता आई, है ना, है नहीं? जैसा हम देखते हैं, जैसे आजकल वो पटा हुआ पैंट पहनते हैं तो किसी का दूसरे को देखते हैं तो मन करता है नहीं ये पहन ले हम भी, है ना। मार्केट में जाते हैं तो वो वाली देते जिसमें हवा आती हो, है ना, जिसमें हवा का मेंटेनेंस बड़ा ना हो वो दे दो सर, तो वो देता है। और कई बार तो आप कहकर किसी दुकान वाले को कह दे अंकल ले भाई माँ को दे वर्जदी बढ़ा दिया है। तो समाज के अनेक लोग कार्य को देखकर सीख लेते हैं, जैसा कि क्या? नैतिकता सीखना। जैसे बालक कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको, जैसे चार्ट बनाना देखकर बना लेते हैं, जैसे मानचित्र बनाना कर सकते हैं, करके सीखना मतलब साइकिल चलाना सीख लेते हैं। परंतु गणित विज्ञान जैसे कार्य देखकर नहीं सीखे जा सकते।
इसके लिए तर्क, चिंतन, मनन की जरूरत पड़ती है। तो इसी के अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है। तो कोहलर अपने प्रयोग में कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि प्राणी देख करके या करके सीख लेता है, पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको देखकर और करके नहीं किया जा सकता। उसमें तर्क, चिंतन, मनन की जरूरत है। तर्क, चिंतन है, मनन, इसका मतलब अपनी अंतर दृष्टि की जरूरत है। और उसी अंतर्दृष्टि पे इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। अब देखो इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। जैसे सिद्धांत का नाम पड़ा अंतर्दृष्टि। जो व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करता हो और कार्य विशेष में अपने अंतर्दृष्टि को काम में ले रहा हो, अपने तर्क, चिंतन, मनन को काम में लेकर सीख रहा है, अपनी सूझ को काम में लेकर सीख रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे अपन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत, अव्ययवादी सिद्धांत। अव्ययवाद का मतलब होता है कोई भी कार्य तब तक सीखा हुआ नहीं माना जाता जब तक वो व्यवहार का अंग नहीं बन जाता। कोई भी कार्य सीखा हुआ तब तक नहीं माना जाता जब तक वो अपने व्यवहार का अंग नहीं बन जाता। तो अव्ययवादी सिद्धांत, समग्रवाद इसका नाम है ही। तो समग्रवाद का सिद्धांत, इनसाइट का अर्थ होता है गहन अध्ययन करना, गहन अध्ययन या विस्तृत अध्ययन। गहन या विस्तृत अध्ययन के लिए क्या चाहिएगा आपको, अंतर्दृष्टि चाहिएगी, सूझ चाहिएगा और सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत के अंतर्गत है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी किसने दी, तो आप कहोगे कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर का बात करते हैं तो सबसे पहले अगर उत्तर होएगा तो मैक्सवेल, वर्दीमर। इनसाइट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, और ऑप्शन में आपका आ गया कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, कुटलेवे, तो उत्तर क्या होगा आपका, मैक्सवेल, वर्दीमर, वर्दीमेर होगा। इसके बाद देखो एसओआर की बात करता है। एसओआर का मतलब होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स, यानी इसने एसआर पे बल नहीं दिया, एसओआर पे बल दिया, स्टिमुलस ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स। ओ का यहाँ पे सृजनात्मकता का मतलब है व्यक्ति अपने तर्क, चिंतन, मनन को काम में लेकर सीख रहा है, अपनी मानसिक क्षमताओं को, मानसिक योग्यताओं को काम में ले रहे हैं, उसको क्या नाम दिया इसने, ओ दिया है। साथ ही साथ इसमें देखिएगा थार्नडाइक ने जो एसआर थ्योरी दी, थार्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी, स्किनर ने आरएस थ्योरी दी, पाउलो ने सीआर थ्योरी दी। पाउलो ने कौन सी थ्योरी दी है, सीआर, कौन सी, सीआर। एसआर थ्योरी देता है थार्नडाइक, आरएस थ्योरी देता है और सीआर थ्योरी देता है पाउलो। उन सभी का क्या करता है, ये आलोचना करता है, खंडन करता है, ऐसा विरोध करता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिना ओ के काम नहीं होगा, बिना ऑर्गेनिज्म से मतलब मानसिक क्षमता के काम नहीं हो सकता। कुछ गहन कार्य होते हैं, उसके लिए तर्क, चिंतन, मनन बहुत जरूरी है। ना एस आर से होगा, ना आर एस से होगा, ना सी आर से होगा। पढ़ा हमने ये बातें। जबकि आपने इसके बाद देखिएगा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो है वो संज्ञानवाद विचारधारा का समर्थन करता है। संज्ञानवाद डिपेंड किस पे करता है, तर्क, चिंतन, मनन पर डिपेंड करता है। इसलिए संज्ञानवाद किस विचारधारा को मानता है, संज्ञानवाद को मानता है। अगर संज्ञानवाद को मानता है इसका मतलब जीन पियाजे का समर्थन कर रहा है, संज्ञानवाद को मान रहा है। अगर संज्ञानवाद को मानना है, कॉग्निटिव को मान रहा है, तो इसका मतलब जीन पियाजे का समर्थन कर रहा है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वो संज्ञानवाद की विचारधारा पे आधारित है और संज्ञानवाद विचारधारा के समर्थक या उसके प्रवर्तक जीन पियाजे हैं और संज्ञानवाद का जो सिद्धांत दिया वो जीन पियाजे ने दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। किसके, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित। इसमें आलोचना होती है आरएस की, आरएस की, सीआर थ्योरी की, पर समर्थन करता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, क्योंकि ये संज्ञानवाद विचारधारा का समर्थक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात आती है, इनके कोहलर के प्रयोग की बात कर लेते हैं कि कोहलर ने जो प्रयोग किया था गेस्टाल्टवाद पे वो 1913 से 17 के बीच बहुत से इन्होंने प्रयोग किए।
1913 से लेकर 1917 में इन्होंने बहुत से प्रयोग किए, बहुत से वन मानुषों पर प्रयोग किए, बहुत सी मुर्गियों पे प्रयोग किए। इन्होंने वन मानुष पे प्रयोग किए, मुर्गियों पे प्रयोग किए, पर इनका जो प्रसिद्ध प्रयोग है वो एक सुल्तान नामक चिंपांजी पे है। किस पर है? सुल्तान नामक है चिंपांजी। तो इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया है 1917 में, जबकि इनकी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक आई है 1925 में। उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1925 में। अब ये जर्मनी के एक टेनेराइफ द्वीप है, टेनेराइफ द्वीप या केंद्रीय द्वीप पर इसके सहयोगी दो व्यक्ति रहे। कोहलर के दो सहयोगी हैं, कोफ्का और कुडलेविन। कोफ्का और कुडलेविन। इस कोहलर ने एक प्रयोग में 4 चरण बांटे। कितने चरण है? 4 चरण। 4 चरण में क्या किया गया? एक सुल्तान नामक चिंपांजी को भूखा रखा गया, एक कमरे में बंद किया गया, कमरे में केलों का गुच्छा लटका दिया गया, कमरे में केलों का गुच्छा लटका दिया गया। पहले चरण में उसने क्या किया कि कमरा है, कमरे के अंदर एक खिड़की है। क्या है? एक खिड़की, या इस साइड से खिड़की होगी और इस खिड़की से कोहलर देख रहे होंगे कि सुल्तान नामक चिंपांजी क्या कर रहे हैं। तो सुल्तान नामक चिंपांजी को यहाँ पे बंद कर दिया गया, भूखा है, ऊपर केलों का गुच्छा लटका हुआ है। केलों का गुच्छा जैसे ही उसको दिखता है उसको पाने का प्रयास करता है। केलों का गुच्छा यहाँ पे उद्दीपक है, एस है। क्या है? एस। देखो सिद्धांत का नाम है SOR थ्योरी। तो एस यहाँ पे केलों का गुच्छा, यहाँ पे स्टिमुलस उद्दीपक है, भूख यहाँ पे चालक है, भूख यहाँ पे चालक, वो मोटिव कर रही है इसको। वो क्या कर रही है? मोटिव तो कर रही है कि किसी भी प्रकार से केलों का गुच्छा प्राप्त हो जाए। इसमें कोहलर ने देखा कि सुल्तान नामक चिंपांजी उस केलों को गुच्छों को प्राप्त करने के लिए उछल कूद मचाता है, ऊंची ऊंची छलांगे लगाता, परंतु केलों का गुच्छा उनकी पकड़ से दूर था, नहीं आया। थक हार कर बैठ गया, थक हार कर बैठा। बाद में इधर उधर बैठा, देखा तो उसे एक बक्सा दिखाई दिया, किनारे पड़ा एक बक्सा दिखाई दिया। उसके दिमाग में आया सुल्तान नामक चिंपांजी के कि क्यों न हम ये बक्सा हटा करके यहाँ लगा लेते हैं और इस पर चढ़ के प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सोचना क्या था उसका? तर्क चिंतन मनन ही तो था। समस्या का समाधान वही छुपा है, सूक्ष्म चीजें थी, समाधान भी वही था। उस बक्से को वहां पे बीच में लाया, बक्से को ला करके उसके ऊपर चढ़ा और केलों के गुच्छों को प्राप्त कर लिया, केलों के गुच्छों को प्राप्त कर लिया। हुआ। अगली बार क्या किया कि कोहलर ने समस्या का स्तर बढ़ा दिया, केलों के गुच्छों को और अधिक ऊंचाई पे लटका दिया, केलों के गुच्छे को और अधिक ऊंचाई पे लटका दिया। अब की बार 2 बक्से रख दिए गए। क्या रख दिए गए? 2 बक्से रख दिए गए। सुल्तान नामक चिंपांजी का पहले बक्सों पे ध्यान नहीं गया, उछल कूद करता है, अंततः थक जाता है। इसका मतलब सारी क्रियाओं का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, सारी क्रियाओं का इसमें कोई महत्व नहीं। यांत्रिक तरीकों का ये सिद्धांत खंडन करता है, रटने पर बल नहीं देता, सारी क्रियाओं का कोई महत्व नहीं था। अंततः वो रुका, बैठा, बैठ करके उसने सोचा कि यार ऐसे तो हाथ नहीं आएगा। एक बक्सा लिया, बक्से पे ध्यान गया, बक्सा रख लिया, फिर प्रयास किया, परंतु फिर भी हाथ नहीं आया। ध्यान दूसरे बक्से पे गया, दूसरा बक्सा उसके ऊपर रखा और केलों का गुच्छा उसने प्राप्त कर लिया। बाद में समस्या का स्तर बढ़ा दिया। अब तीसरी बार उसने क्या किया? एक बक्सा और एक डंडा लिया, एक बक्सा और एक डंडा लिया, उसके अंदर रख दिया। सुल्तान को फिर भूखा रखा गया, उसके अंदर रख दिया। अब उसने तो क्या कि सुल्तान नामक चिंपांजी तो बक्से को तो लेके ही आएगा, परंतु उसका ध्यान छड़ पे नहीं था। थका हारा, थकता थकता हारता हारता बैठ गया, बक्से को भी लगा के देख लिया, फिर भी केलों का गुच्छा उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। उसका ध्यान अचानक उस छड़ पे गया, उस छड़ को उठाया, केलों को गुच्छों को छड़ से गिराया और केलों को गुच्छों को प्राप्त कर लिया। अंत फिर क्या किया कि कोहलर ने अब समस्या का रूप ही बदल दिया और वहां पे 2 डंडे रख दिए और केलों के गुच्छों को लटका दिया गया, केलों के गुच्छों को लटका दिया गया। वही प्रारंभ में काम जो करना था, जैसे उछल कूद करना, पर पहले की तुलना में भी इतनी उछल कूद नहीं हो रही। उधर उधर देखा तो कोई बक्सा नहीं दिख रहा, एक छड़ दिखी उठा लिया,
तर्क चिंतन था, हाथ नहीं आया, पहली छड़ के बाद वो भी परेशान हो गया थक हार के, दूसरी छड़ ली, दूसरी छड़ को लिया परंतु हाथ नहीं आया, थक हार के बैठ गया, थक हार करके बैठ जाता है। एक छड़ के अंदर दूसरी छड़ को समायोजित किया जा सकता था, छड़ को जोड़ा जा सकता था। तो जब सुल्तान नामक चिंपांजी बैठा बैठा उन छड़ों के साथ बैठकर देख रहा है तो अचानक उसका छड़ के खोखले भाग पर हाथ लगा, तो उसको लगा कि एक छड़ में दूसरी छड़ को जोड़ा जा सकता था। ये उसका तर्क चिंतन मनन था कि नहीं? उसने दोनों छड़ों को एक साथ जोड़ा और केलों को गुच्छों को प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब इस सिद्धांत से पुष्टि होती है कि सारी क्रियाओं का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, तर्क चिंतन मनन अंतर्दर्शी सूझ की बात की जा रही है, अन्य कोई बातें नहीं हो रही। और जब समस्या के बाद उसका समाधान हुआ होगा, सुल्तान नामक चिंपांजी जब भूखा था और भूखे को जब भोजन मिला होगा तो उसने कहा होगा आह मजा आ गया, है ना? कई बार हम भूख प्यास से भूखे हैं, है ना, चाहे भले ही आपको प्याज रोटी दे दे, बड़ी स्वाद लगती है। खेत के अंदर काम किए हुआ खेत की रोटी मैं कहता हूं कितनी स्वाद लगती है जनाब, चाहे भले ही खेत के अंदर रोटी प्याज हो, लस्सी हो, छाछ हो, खा पी कर क्या कहता आह मजा आ गया। क्यों? थका आ रहा था, भोजन की जरूरत थी, तो आहा अनुभव महसूस करता है। इसका मतलब गेस्टाल्टवादी जो है समस्या समाधान को क्या कह रहे हैं? तो समस्या समाधान को कहते हैं आह अनुभव। क्या कहेंगे? आह अनुभव। क्या कहेंगे? आह अनुभव। समझ रहे हो? वो अरे वाला नहीं है, आह मजे वाला, मजा आ गया खा के। कई बार आप बोल चाल के कहते हो बढ़िया था। किसी शादी विवाह में जाते हो, भरपूर पेट खाते हो, भरपूर खाते हो, जब तक 500-700 पूरे नहीं हो जाए, है ना? खाते हैं नहीं? अब बाद में सोचते हैं कि यार नहीं, खाना तो बढ़िया था परंतु ये ठीक नहीं था, जिस जैसे बेचारा बना के छोड़ के गया था, है ना? हमने वो खा के भी हम अपन कर देते हैं ऐसा, पर सुल्तान नामक चिंपांजी ऐसा कुछ नहीं कर, वो खा करके आहा अनुभव, समस्या का समाधान हुआ। तो हम ये जानते हैं कि समस्या को समाधान को क्या कहा गया? आह अनुभव। सारी क्रियाओं का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है जनाब। इसके बाद देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ 3 उपनियम निकलेंगे। 3 उपनियमों क्या है? पहला है समता, दूसरा है निकटता, तीसरा है निरंतरता। समता में क्या है? समता का मतलब समानता, रूप आकार रंग में अगर समानता है तो ज्यादा सीखता है। एक बक्से के बाद दूसरा बक्सा लिया गया, समान था, सीख गया। एक बक्से के बाद डंडा रखा गया, फिर दूसरा डंडा रखा गया, समान था, सीख गया। इसके बाद निकटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निकटता। ऐसा नहीं कि एक बक्सा तो यहां रख दिया और एक बक्सा मकान के बाहर रख दिया, हो सकता है क्या? नहीं, उनमें कुछ निकटता होनी चाहिए। समस्या के समाधान हेतु वो समस्या के समाधान वही निकट निकट होने चाहिए, जैसा कि बक्से के लोग किया, डंडों को लेकर किया गया। निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुल्तान नामक चिंपांजी पे आज प्रयोग किया और एक प्रयोग 10 दिन बाद किया, महीने बाद किया, तो ये निरंतरता अगर टूट गई तो उसमें तर्क चिंतन मनन काम में नहीं आएगा। तो 3 विशेष चीजें आई, समता, निकटता और निरंतरता। ये इसके उपनियम निकलेंगे। अन्य में कुछ कह सकते हैं, सम्मिति कह सकते हैं, समागम कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं, पर मुख्य कितने हैं? 3 ही हैं। अगर कहें कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के उपनियम हैं तो आप 3 ही करोगे। कितने हैं मुख्य? 3 हैं। अन्य में कह सकते हैं सम्मिति, समान आकृति दूर दूर होने के बावजूद संपूर्ण रूप से दिखती है, हो सकता है ऐसा। समागम का मस्तिष्क मतलब होता है मस्तिष्क संपूर्ण रूप से उसको अनुभव कर रहा है, जो चीजें आपके पास नहीं वो चीजें भी आपको एहसास हो जाते हैं। जो चीजें आपके पास नहीं हो, दूर दूर हो, उसके बाद भी मस्तिष्क उसको क्या कर रहा है? संपूर्ण रूप से दिखती हैं। देखिए आपको अपना घर का गेट दिख रहा है, देखिए मम्मा ने आज लाल साड़ी पहनी पापा के लिए, है? आज मम्मा ने पापा के नाम से बड़ा सा पापा को यहाँ पे माथे में रखा है ना? है कि नहीं? बिटिया ने भी बोला होगा मम्मा आज थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ढंग से हो जाए ना, करवा है मम्मा। बोलते ही नहीं बोलते हैं? नहीं बेटा मैं क्या करूंगी, बुढ़ी सारी बेट कर ले मम्मी,
कई बार शादी विवाह में देखो सास बहू की बात बता देता हूँ। कई बार बहू कहती है सासू को कि माँ जी और थे ब्याह चल लो तो थोड़ा ढंग से पैर लो, थोड़ा ठीक लागोगा। नहीं बेटा ईब के लागूंगी, ईब तो देख गणा गया थोड़ा रहे हैं। मतलब बाद में सासू का भी चाव चढ़ जाए और फिर सासू भी नहीं बेटा टिक्की तो के लाओ ना मम्मा, थोड़ा लिप लो जोर ला लो मम्मा। अब मम्मा लगती है, फिर अड़ोस पड़ोस की कहते ओहो आज तो बड़ा सुना लागो थे। नहीं मैं तो कौन करो, या हमारा बहू है ना ओ देखो कर लियो। क्योंकि सास भी कभी बहू हुआ करती थी, भाई मन तो उसका भी करता है। अगर उसको कह दिया तो उसका मन कर गया। मैंने एक बात बोली, जैसे एक लड़के की सगाई होने वाली है ना, तो लड़का कह रहा कि नहीं नहीं पापा अभी तो सगाई नहीं, क्योंकि अभी तो रिट का पेपर है, रिजल्ट आने वाला, बाद में मैं मास्टर लग जाऊंगा तब शादी करूंगा। अंदर कमरे में जाके पता है क्या करता मर जानो, नाचता है कि तेरी बात चल रही है कि पापा ने तेरे बारे में सोचा होगा कुछ। तो सम्मिति, समानता और परिणाम। परिणाम में क्या है, मस्तिष्क एक दिशा के तत्वों को संपूर्ण रूप से देखता है। इसका मतलब जब आपके सामने समस्याएं हो आप उसका समाधान कर चुके हो। जैसे आप मैथ्स में कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूला यूज किया, आपके दिमाग में है कि मैंने कौन कौन सी डाटा यूज की है, मैंने कौन सा इसमें मेथड लगाया है, आगे इसमें क्या लगने वाला है। ऐसा काम में लेते हैं नहीं लेते, इसका मतलब परिणाम पे डिपेंड करता कि इसका होगा तो क्या होएगा। मैथ्स के आप एग्जाम्पल पुट करिए, मैथ्स के सूत्र पुट करिए, तो आपको पता है कि इसको हम लागू करेंगे तो क्या होएगा, इसके बाद क्या रिजल्ट आने वाला, क्या परिणाम आने वाला है, क्या इससे इसका समाधान संभव है। जब अपन मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऐसा प्राय करते हैं परिणाम आधारित। अंतर्दृष्टि देखो, अधिगम विशेष में क्या बात कर रहे हैं, बहुत गजब बात है ये। सीखना जो है, सीखना क्षेत्र का प्रत्यक्षात्मक ज्ञानात्मक संगठन, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन। चीजें आपके अनुभव में हो और आपके मस्तिष्क से वो जुड़ गई हो, आपके व्यवहार से जुड़ गई हो, आपके व्यवहार का अवयव बन चुकी हो, तभी आप अधिगम कर चुके हो। अन्यथा अधिगम नहीं हुआ। अधिगम का स्थानांतरण भी तब होता है जब कोई चीज सीख करके आपके व्यवहार का अंग बन जाती है, अर्थात प्रत्यक्षात्मक ज्ञानात्मक संगठन आपके व्यवहार में आ जाता है, अवयव के रूप में आ जाए। अब इसने एक बात कही, सूझपूर्ण सीखना। पहला तो एक सीखना प्रत्यक्षात्मक ज्ञानात्मक संगठन है। दूसरी बात, सीखना जो है वो सूझपूर्ण सीखने में चार व्यवहार के संकेत होते हैं। जैसे एक होता है कि कर्तव्य विमूढ़ता से अचानक पूर्णता की हो। जो कोई कार्य आप कर रहे थे सही नहीं हो रहा था, बाद में आप उस कोई कर्तव्य मुक्ता का मतलब आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई सार नहीं है, अचानक आपके दिमाग में आई यार मैं ये गलत कर रहा हूं, डाटा इससे नहीं होगा, क्वेश्चन इससे में छुपा होगा। अचानक आपके मस्तिष्क में उसकी सूझ आती है, नहीं समझे। आप मैथ्स में एक क्वेश्चन कर रहे हो, आप अनावश्यक उसमें डाटा का प्रयोग कर रहे हो, अनावश्यक सूत्र का प्रयोग कर रहे हो, नहीं हो रहा। अचानक है यार कैसे होएगा कैसे होएगा, अचानक मस्तिष्क में आया यार इसमें तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। तो वो अचानक सूझते पूर्णता की ओर चले जाना। एक होता है नियम को समझने के बाद आप निष्पादन को तेजी से सहजता से कर लो। तीसरा है उत्तम धारण, उन चीजों को अच्छे से धारण कर लो। समस्यात्मक परिस्थिति को तत्परता के साथ समाधान का अंतरण कर लेना। अंतरण का मतलब है एक से दूसरे में, अंतरण का मतलब है स्थानांतरण। जो आपने समस्या परिस्थिति में तत्परता के साथ समस्या का अंतरण किया, उसका समाधान कर दिया, तो कितनी बातें हुई, चार हुई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा समझाने मात्र है, आप इसके ज्यादा दिल से मत लीजिए। वैसे दिल से तो बिल्कुल भी नहीं लेते आप लोग, हाँ, पर ये बात बड़ी गजब है, इनको ध्यान रखिएगा। अंतर्दृष्टि या सूझ की जो प्रक्रिया है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि और सूझ क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया। और ये मानसिक प्रक्रिया कितने चरण में होती है, 5 चरण में। अंतर्दृष्टि या सूझ क्या है, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें तर्क, चिंतन है, मनन हो रहे। तो कितने चरण होते हैं, 5 होते हैं। पहला है हम लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो बाधाएं आएंगी। जितना लक्ष्य दृढ़ होगा, जितना लक्ष्य मजबूत होगा, तनाव भी उतना ही ज्यादा होगा।
होगा कि नहीं, मुझे रीट का पेपर क्वालिफाई करना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड का टीचर लगना है, मुझे आरएस का पेपर क्वालिफाई करना है, तो तनाव भी उतना ही ज्यादा होगा। और दिमाग में लिया आपनो के हुआ तो जागो टेंशन को लिया ना यार, तो है ना, अब को लिया ना टेंशन, है ना। जबकि ये कहता कि सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करोगे, और लक्ष्य का निर्धारण करोगे तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधाएं आएंगी साहब, स्वाभाविक बातें हैं, अच्छे से जानते हो, बाधाएं तो आएंगी। अब बाधाएं आएंगी मान ली, पर फिर तनाव बीच में कहां से आ गया यार, तनाव कहां से आ गया? तनाव इसलिए आया कि अगर आपका लक्ष्य दृढ़ है तो तनाव भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद संगठन और लास्ट में पुनः संगठन, संगठन और पुनः संगठन। संगठन किससे करते हैं आप? समस्याओं का समाधान प्रत्यक्षीकरण के साथ करते हैं। किसके साथ है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है संवेदनाओं के साथ अर्थ जोड़ना, वस्तुओं को वास्तविक रूप को समझना। तो आप प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ज्ञान का संगठन कर लेते हैं, फिर वो जो ज्ञान आपने काम में लिया, जो चीजें आप सीख गए, उन चीजों को पुनः काम में ले लेते हो और अंत आप सीख जाते हो, वो आपके व्यवहार का अंग बन जाता है। और व्यवहार का अंग बनने के बाद कहेंगे कि हम अधिगम का प्रत्यक्षात्मक ज्ञानात्मक संगठन प्राप्त कर चुके हैं, वो हमारे व्यवहार का अवयव बन चुका है। अब अधिगम का स्थानांतरण आराम से हो सकता है। समझ में ही बातें? अंतर्दृष्टि सूर्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अपने तर्क, चिंतन, मनन, हमारी मानसिक प्रक्रिया को कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं? प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल बुद्धि करता है, अनुभव, समस्या की रचना, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन जैसी योग्यता और प्रयास त्रुटि का प्रभाव और संपूर्ण अनुभव। संपूर्ण अनुभव यानी आपका प्रत्यक्षीकरण करेगा, आपकी बुद्धि डिपेंड करेगी, आपका अनुभव डिपेंड करेगा, आपका तर्क, चिंतन, मनन डिपेंड करेगा, आपने प्रयास त्रुटि कितनी की है, आपको अनुभव क्या था, आप संपूर्ण अनुभव क्या रखते हैं, आपके व्यवहार का अवयव कितना काम में आ रहा है, आपका प्रत्याशात्मक ज्ञानात्मक संगठन कैसा है, ये चीजें प्रभावित करते हैं जनाब। इसके बाद देखिएगा कुछ जो मैंने बातें बताई है तो कुछ बताई वैसे सीधी, अगली बातें आते हैं। गेट्स ये कहते हैं कि सिद्धांत स्वयं खोज करने पर सीखने पे बल देता है। समस्याएं होंगी, समस्या का समाधान स्वयं खोजेगा। ये बात कौन कहता है? गेट्स कहता है। गेट्स ने गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के बारे में कहा कि ये सिद्धांत स्वयं खोज करने के सीखने पर बल देता है। गेट्स के अनुसार निम्न में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत स्वयं करके सीखने पर है, स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है? तो वो सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद। गेरिसन क्या कहते हैं कि सिद्धांत सामान्यीकरण या अधिगम स्थानांतरण पर बल देता है, ट्रांसफर पर बल देता है, अधिगम के अंतरण पर बल देता है। ये बात तो मैं भी बता चुका हूं आपको कि सीखना तब माना जाएगा जब प्रत्यक्षात्मक ज्ञानात्मक संगठन में आ जाएगा और आपके व्यवहार का वो अवयव बन जाएगा। आपके व्यवहार का अवयव बन गया, आपके व्यवहार में आ गया, तो वो चीज आप सीख गए। सीखना वही है जो आपके व्यवहार में आ जाए। सीखना वही है जो क्या आ जाए? व्यवहार में। आपने कोई नाम रटा, कोई 5 नाम रटे और उसको व्यवहार में ही नहीं लेके आ रहे तो आप सीखे नहीं, उसको भूल जाओगे। वो यांत्रिक है, रटा हुआ है, आज याद है कल उसको भूल जाओगे। तो कभी कभार आप बैठे हो तो साइको की बातें किया करो, हाँ गेस्टाल्टवाद में के पढ़े हो, हाँ कोलर के कहे हो, आपस में बातें करया करो ताकि वह व्यवहार में जाए। पर थारली तो बातें ही को ना उड़े साहब हैं। हाँ कड़ से लाई है यो, हाँ तू कड़ से लाई नहीं बन, मैं तो बट्ठा से लाई थी। हाँ ये मोबाइल कै रुपया को आयो, हाँ तेरे लिए फोटो बढ़िया आवे, नहीं मेरे लिए तो को बढ़िया आवे, ओ तेरे लिए बर्लर कलर ठीक है। ये क्यों करते हैं हम लोग? हम अनावश्यक बातों को ज्यादा कर रहे होते हैं। पढ़ाई की बातें करो ना, याद हो जाएगा। हैं 2 बैठी मोबाइल लिए बातें कर रही है साहब। आजकल हर रात को बिजनेस मिला हुआ है, बेरोजगार तो कोई भी नहीं है। इसके बाद देखो शैक्षिक महत्व में बात करें, आप जानते हो कि तर्क, चिंतन, मनन गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषय में उपयोगी है। तो कहने का मतलब है कि गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषयों पे बल देता है।
सीखने के उद्देश्य और अभिप्रेरणा पे बल देगा। जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा, निर्धारित उद्देश्य नहीं होंगे, और उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है उद्देश्य और अभिप्रेरणा पे बल देगा। रचनात्मक कार्यों पे बल देता है। रचनात्मक कार्य जो स्वयं करके सीखते हो। तर्क, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, कल्पना और तार्किकता जैसे गुणों का विकास करता है। साथ ही स्वयं करके सीखने, खोज करके सीखने पर यांत्रिक तरीकों का परंतु खंडन करता है। रटने पर बल नहीं देता, परंतु थार्डइक का सिद्धांत रटने पर बल देता है। मानसिक शक्तियों को बढ़ावा देने की बात करेगा। तर्क, चिंतन, मनन की बढ़ावा देने की बात होगी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कला, साहित्य, संगीत की शिक्षा के लिए उपयोगी कौन सा सिद्धांत है? तो आपका जवाब होगा ये जो मैंने बातें लिख रखी है, तो ये वाला और एक है ये वाला और एक ये वाला, तीन जो आपको अलग से कलर में दिख रहे हैं। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, कौन सा सिद्धांत स्वयं करके सीखने पर बल देता है, कौन सा सिद्धांत कला, साहित्य और संगीत की शिक्षा पर बल देता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो बात आती है, एक अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि पाठ्यक्रम निर्माण जो होता है हमारा, पाठ्यक्रम जिस प्रोसेस से निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का जो निर्धारण करते हैं, उसके पीछे भी अपना यही सिद्धांत है साहब। यानी गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के बेस पे ही पाठ्यक्रम का क्या होगा? निर्माण होगा। पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। और अच्छी बात ऐसा, ये शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र भी इसी सिद्धांत की देन है। परंतु सूक्ष्म शिक्षण जो है वो स्किनर के सिद्धांत की देन है। किसकी? स्किनर। सूक्ष्म शिक्षण, अभिकर्मित अनुदेशन स्किनर के सिद्धांत की देन है। जबकि पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत की देन है? तो आप कहोगे गेस्टाल्टवाद के लिए। क्या पूछ रहे हो? इजी सा है क्या ना? क्या बोलेंगे? पूर्ण से अंश, सारी चीजें पूर्ण रूप में थी और उन्हीं के अंदर एक समाधान छुपा हुआ था। बक्से पूर्ण है, अंश उसका समाधान है। स्थूल है, मोटी मोटी वस्तुएं थी, बक्से थे, स्थूल चीजें हैं, समाधान उन्हीं में छुपा है। तो स्थूल से सूक्ष्म। मूर्त चीजें थी, दिख रही थी, अमूर्त भी उसी में छुपा है, तो मूर्त से अमूर्त। इसके बाद इकाई योजना, पाठ योजना, लेसन प्लान इसी सिद्धांत की देन है। परंतु याद रखिएगा, पाठ योजना और इकाई योजना, पाठ योजना के प्रवर्तक हर्बर्ट और इकाई योजना के प्रवर्तक है मोरिसन। कौन है? मोरिसन। तो इकाई योजना व पाठ योजना इसी सिद्धांत की देन है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। पाठ का निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ योजना के बाद इकाई योजना, अंश से पूर्ण, स्थूल से या पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सिद्धांत इसी सिद्धांत की देन है। समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि, खोज विधि, इसी अनुसंधान विधि इसी सिद्धांत की देन है। तो जनाब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ योजना, इकाई योजना, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सिद्धांत इसी सिद्धांत की देन होगी। साथ ही साथ प्रायोजना विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, अनुसंधान विधि इसी सिद्धांत की देन है। परंतु इकाई योजना के प्रवर्तक है मोरिसन और पाठ योजना के प्रवर्तक है हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट। इसी के साथ अपना ये सिद्धांत समाप्त। कल